नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उज्जवल मेडिवेदा क्लिनिक से। आज हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स के बारे में, यानी कि आपके वीर्य शुक्राणु की जांच के बारे में। अक्सर कुछ कपल्स हैं जो बेबी प्लान कर रहे होते हैं, जिनको डॉक्टर्स सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट्स के बारे में बोलते हैं कि आप एक सीमन की जांच करा के लाइए। तो वो रिपोर्ट्स तो करा लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ टर्म्स, कुछ वैल्यूज होती हैं जो पेशेंट्स को या जो नॉर्मल पेशेंट होते हैं उनको समझ में नहीं आ रही होती हैं कि उनका मतलब क्या होता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आपको सीमन की जांच कराने के लिए बोला क्यों जाता है। अक्सर कुछ कपल्स होते हैं, बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, साल भर हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया मैरिज को, उनकी शादी को, लेकिन बेबी कंसीव नहीं हुआ है। तो वो डॉक्टर से मिलते हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जिनको वो कुछ फीमेल्स की जांच के लिए बोलती हैं, जिसमें हार्मोन्स वगैरह जांच आती हैं। और जो मेल होता है, मेल को वो एक शुक्राणु की जांच के लिए बोलते हैं कि कहीं कोई शुक्राणु में कोई कमी तो नहीं आ रही जिस वजह से बेबी कंसीव नहीं हो पा रहा। तो वहां पे वो सीमन एनालिसिस करवाया जाता है, जिसमें आपको एक शुक्राणु यानी कि अपना जो वीर्य है उसका सैंपल लैब वाले को देना होता है। वहां पे वो उसकी जांच करते हैं और एक रिपोर्ट्स बना के आपको देते हैं। वही रिपोर्ट आपको डॉक्टर को दिखानी होती है। तो उसमें जो टर्म्स हैं जिसमें आपका वॉल्यूम लिखा हुआ आता है, तो यानी कि सीमन की वॉल्यूम, आपका जो स्पर्म है वो पर एमएल पे कितना वॉल्यूम वहां पे मिला है वो लिखा होता है, जिसकी नॉर्मल वैल्यू है लगभग 1.5 ml से ऊपर आपका नॉर्मल माना जाता है। उससे कम कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, यानी कि स्पर्म के प्रोडक्शन में इशू है। दूसरा जरूरी पैरामीटर होता है स्पर्म काउंट, यानी कि शुक्राणु की संख्या। अगर आपके स्पर्म काउंट वहां पे 15 मिलियन दिखा रहा है या 15 मिलियन से ज्यादा दिखा रहा है, 20 मिलियन, 25 मिलियन, तो कहीं ना कहीं WHO के अनुसार वो रिपोर्ट्स आपकी नॉर्मल है, यानी कि आपका जो टेस्टिस है, जो आपकी बॉडी है, वो अच्छे स्पर्म का प्रोडक्शन कर रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप 15 मिलियन से ऊपर हैं तो आप बेबी कंसीव करने लायक हो गए हैं या बेबी कंसीव करना आसान हो जाता है। कहीं ना कहीं वो 30 मिलियन, 40 मिलियन से अबव वाली कंडीशन है, जिसमें एक नेचुरल और हेल्दी बेबी कंसीविंग मिलती है। तो 15 मिलियन से ऊपर आपकी रिपोर्ट्स में तो नॉर्मल लिख के आ जाएगा, लेकिन वो डॉक्टर्स आपको गाइड कर देंगे कि इसमें आपका बेबी कंसीविंग पॉसिबल है या नहीं है। तीसरा आता है स्पर्म मोटिलिटी, यानी कि आपकी जो स्पर्म है उसकी मूवमेंट। मोटिलिटी का डायरेक्ट ही मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि जो भी आपका स्पर्म इजैकुलेट हो रहा है वो किस मूवमेंट से ओवरीज तक जाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एग से मिलने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आपका जो स्पर्म का मूवमेंट है वो बड़ा जरूरी होता है। मिनिमम 40% चाहिए ही चाहिए आपको किसी भी हेल्दी बेबी कंसीविंग के लिए। अगर उससे कम होता है तो कहीं ना कहीं बेबी कंसीविंग में इशू आ रही होती है। स्पर्म मोटिलिटी में भी 3-4 स्टेप्स अलग अलग होते हैं, यानी कि एक्टिव मोटिलिटी क्या है, डेड मोटिलिटी क्या है, स्लो मोटिलिटी क्या है, प्रोग्रेसिव मोटिलिटी क्या है। तो इन सारे फैक्टर्स पे ध्यान देने की बड़ी जरूरत होती है, खासतौर से अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो। चौथा जरूरी पैरामीटर आता है स्पर्म मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का सिंपल मतलब होता है बनावट या शेप। आपके स्पर्म की क्या शेप है, जो भी स्पर्म आपका बन रहा है, जो भी स्पर्म का प्रोडक्शन हो रहा है, क्या वो सही एक शेप एंड साइज के अनुसार हो रहा है। उसका हेड, उसका नेक, उसका टेल प्रॉपर सही मात्रा में बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये बड़ा जरूरी हो जाता है। अगर तीनों में से किसी भी चीज में डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है कि उसका हेड सही नहीं बना, उसका नेक सही नहीं बना, उसकी टेल सही नहीं बनी, तो वो स्पर्म की कहीं ना कहीं मॉर्फोलॉजी को दर्शाता है और वो उसी पे ही इम्पैक्ट करता है। तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी कि मिनिमम आपका स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, जो काउंट है, जो मोटिलिटी के बाद आपका जो स्पर्म है, मिनिमम 4% आपका सही शेप एंड साइज में बनना चाहिए। अगर उससे कम है तो यानी कि आपको वरी करने की जरूरत है, यानी कि बेबी कंसीविंग करने में कहीं ना कहीं इशू आ रहा होता है। तो ये 3 से 4 पैरामीटर हैं जो आपको बहुत जरूरी है ध्यान रखने के लिए। इसके अलावा भी आपकी रिपोर्ट्स में कुछ चीजें और देखने को मिलेंगी। इसमें आता है पस सेल। पस सेल आपके टेस्टिस में किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को दर्शाता है। आपके जो ब्लैडर है वहां पे किसी इन्फेक्शन को दर्शा सकता है। तो वहां पे अगर पस सेल आपका 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो कहीं ना कहीं नो वरी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आपका जो सीमन की रिपोर्ट्स है उसको नॉर्मल कह सकते हैं। लेकिन आपका 8 आ रहा है, 10 आ रहा है, 12 आ रहा है, तो किसी भी तरीके का वहां पे स्पर्म में या सीमन में आपके इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। तो उस पर भी आपको थोड़ा गौर देखने की जरूरत है, करने की जरूरत है। तो वहां पे हो सकता है कुछ एंटीबायोटिक्स या किसी भी तरीके से उस पर वर्क किया जा सके। कुछ एपिथेलियल सेल्स भी आती हैं, ये भी कहीं ना कहीं आपके जो स्पर्म का इन्फेक्शन है उसको दर्शाती हैं। तो आपकी सीमन की रिपोर्ट्स में अगर सारी वैल्यूज जो मैंने बताई हैं उनसे अपर हैं या फिर नॉर्मल वैल्यूज आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। लेकिन अगर किसी भी पैरामीटर में या किसी भी वैल्यू में फ्लक्चुएशन देखने को मिलती है तो वो कहीं ना कहीं डायरेक्ट आपको लेके जाता है इनफर्टिलिटी की तरफ। और इनफर्टिलिटी होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं या फिर आपके सीमन की रिपोर्ट्स में प्रॉब्लम होने के कुछ रीजंस हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वेरिकोसील आपका। दूसरा आता है टेस्टिकुलर इन्फेक्शन। कुछ आपके लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर हो सकते हैं, जिसमें आपका अल्कोहल हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, आपका अल्कोहल अब्यूज हो सकता है, आपके लीवर में टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या आपका खान पीन हो सकता है, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज हो सकती है।
और टेस्टिकुलर में भी, टेस्टिस में काफ़ी प्रॉब्लम्स देखने को मिल सकती हैं, तो इन सभी की जांच बड़ी ज़रूरी है। तो वो सिंगल 1 बाई 1 अलग अलग जांचें होती हैं जो कि आपको डॉक्टर ही गाइड करते हैं, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं। अगर आपको चीज़ें फिर भी समझ में नहीं आ रही हैं तो जो भी आपकी रिपोर्ट्स है, सीमन की हो, अल्ट्रासाउंड की हो, टेस्टिस की, तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर पे भेजिए। यहाँ पे डॉक्टर्स हैं, वो आपसे बात भी करेंगे, आपकी रिपोर्ट समझाएंगे और उसमें आप क्या बेटर कर सकते हो या उसको आयुर्वेदिक नजरिए से कैसे उसको बेटर कर सकते हो बिना किसी एलोपैथी मेडिसिन के या बिना किसी सर्जरी के, तो वो भी यहाँ से प्रॉपर आपको गाइड किया जाता है। नमस्कार।